नमस्कार। वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर कवर्धा जिले के दौरे पर गए हैं। जाने से पहले मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। गृह मंत्री ने कहा कि वो वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। घटनाक्रम के बाद से वहां के लोगों ने, पुलिस और प्रशासन ने शांति व्यवस्था कायम की है। अब ये देखना है कि उसमें और कोई चूक तो नहीं है, उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ ही जो कर्फ्यू लगा है उसको कब तक बढ़ाना है, इस संबंध में विशेष जांच करके निर्णय लिया जाएगा। कवर्धा आज जा रहे हैं, जो वहाँ की स्थितियां हैं उसकी जानकारी लेने के लिए। घटनाक्रम के बाद से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने और वहाँ के लोगों ने जो व्यवस्था कायम की है, शांति व्यवस्था, उसमें और कोई चूक तो नहीं है। क्या उसको और बेहतर किया जा सकता है ताकि वहाँ के नागरिक सुरक्षित रहें, ठीक रहें। और जो कर्फ्यू में ढील दी गई है उसको बढ़ाना कब तक है, क्या है, बस ये चर्चा करके जानकारी लेना और जो आवश्यक लगे वो निर्देश देना। आज रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कार्यों की समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में किस तरीके से संगठन काम करने वाला है उसको लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। आज रायपुर के बूढ़ा तालाब में हंस दे बचाओ आंदोलन से जुड़े आदिवासी धरना दे रहे हैं। फतेहपुर सरगुजा से करीब 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर 400 से अधिक आदिवासी रायपुर पहुंचे हैं। इन ग्रामीणों की मांग है कि हसदेव को कोल खनन से बचाया जाए। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एफपी की तरफ से क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जय भीम करता हूं। आप लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवरात्रि के अवसर पर पाटन ब्लॉक में विराजित देवियों के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने पाटन में मां महामाया, सोनपुर में ज्वाला देवी और अग्रेसर में डिडनेश्वरी देवी के दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम कौही में मां काली के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि नवरात्रि के पवित्र अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं, ये मेरे लिए हार्दिक खुशी का अवसर है। राजधानी रायपुर के चौक चौराहों में विराजित मां दुर्गा का विसर्जन कल से शुरू हो जाएगा। प्रतिवर्ष 9 दिनों तक मां दुर्गा की विशेष आराधना के बाद 10वें दिन से शहर में विराजित मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो जाता है। इस बार विसर्जन को लेकर रायपुर निगम प्रशासन ने भी तैयारियां की हैं। जानकारी देते हुए निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया है कि 15 से 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक विसर्जन के लिए समय निर्धारित किया गया है। वहीं खारून नदी में महादेव घाट पुल के पास विसर्जन कुंड का भी निर्माण किया गया है। दुर्गा विसर्जन के लिए, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से इसके गाइडलाइन पहले से ही जारी किए जा चुके हैं और विसर्जन को लेकर के सभी जो हैं जोन कमिश्नर के माध्यम से जितने भी पंडाल हैं और उनको जो है कल ही एक बैठक लिया जा करके सबको सूचित किया गया है कि विसर्जन केवल खारून नदी में जो विशेष विसर्जन कुंड बनाए गए हैं वहाँ पर ही विसर्जन करें। और इस हेतु जो है हमारे विभिन्न जोन कमिश्नर की 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है और साथ में पर्याप्त लेबर और क्रेन और जो आवश्यक जो विसर्जन के लिए श्रद्धापूर्वक जो विसर्जन के लिए आवश्यक है वो सामग्री वहाँ पर और संसाधन वहाँ पर रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें नमन किया। श्री बघेल ने भारत रत्न डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा है। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के क्षेत्र में भारत का नाम बुलंदियों पर पहुंचा। डॉक्टर कलाम का देश प्रेम और विचार मूल्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आगामी 15 अक्टूबर को जन्मदिवस है, लेकिन इस बार उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। इस बारे में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने कहा कि कवर्धा में हुई सांप्रदायिक घटना को लेकर मेरा हृदय बेहद दुखी है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश सरकार ने मेरे निर्दोष कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर रखा है।
मैंने विरोध स्वरूप कवर्धा, राजनांदगांव जिले समेत सभी कार्यक्रम स्थगित करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर सिंह ने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों को वर्चुअल माध्यम से ही शुभकामनाएं प्रेषित करने का आग्रह किया है। बार है जहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता। आदिवासी जब समूह में उनके संगठन समय मांगने आते हैं तो उनको धक्का मार दिया जाता है। उनके साथ कभी कोई चर्चा करने के लिए मंत्री नहीं जाता। सिलगेर की घटना में सरकार की उदासीनता, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि कभी कोई उनका 3 लोगों की गोली से वनवासियों की मौत होने के बाद भी कोई ना उनको मदद मिली, ना कोई जांच हुआ। और आज पूरे वनवासी क्षेत्र में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इनकी बात सुने तो, करना नहीं करना। 5th शेड्यूल के लिए यदि कहीं नाराजगी है तो उसको सीएम की जवाबदारी है कि पूरी बात को सुनना चाहिए। सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में विकास खंड स्तरीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बाजार में आए 300 से अधिक ग्रामीणों को निःशुल्क परामर्श एवं औषधियों का वितरण किया गया। इस शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सर्दी, खांसी, बुखार, वात रोग, हृदय रोग, अतिसार आदि रोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। मैम सवेरे से यहीं आके बैठी। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार आयुष संचालक रायपुर के निर्देश में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर केडी मिश्रा सर के मार्गदर्शन में यहाँ आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। सामुदायिक साप्ताहिक बाजार लखनपुर में जिला सरगुजा में आयोजन किया गया है। यह आयुष स्वास्थ्य मेला पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें करीब अभी तक लगभग 325 मरीज आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 375 मरीज तक आ सकते हैं। और ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर अभी जारी है और इसमें सर्दी, खांसी, बुखार, गठियावात, इस तरह के विभिन्न प्रकार के मरीजों का उपचार चल रहा। यह दवाई पूर्णतः निःशुल्क है और इसमें बाहर से मतलब सरगुजा जिला के ही अन्य हॉस्पिटल से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी सहभागिता निभा रहे हैं। जिले में बगीचा विकास खंड के छिछली में पिछले 1 सप्ताह से भूस्खलन हो रहा है। इस प्राकृतिक आपदा से धान व अन्य फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। भूस्खलन से लगभग 5 एकड़ क्षेत्र की जमीन प्रभावित हुई है। खबर की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को चेतावनी दी गई कि कोई भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में न जाए। जो खुड़िया रानी का जो पर्यटन स्थल है, जो देवी का स्थल है, उसी से लगा हुआ ग्राम पंचायत छिछली का एक कंजिया पारा है। उसमें लगभग 10-15 दिन से जो अति बारिश हुआ, उसी समय से हल्का हल्का महसूस हो रहा था। उस समय किसान लोग उतना एहसास नहीं किए, पर अभी 4-5 दिन से इतना बृहद रूप से वो खिसक रहा है ज़मीन, जो मिट्टी पूरा दलदल हो चुका है और बहुत सारे किसानों का फसल चौपट हो गया। इससे बहुत ज़्यादा किसान प्रभावित हैं और बहुत लंबे एरिया जो खुड़िया रानी से लगा हुआ जो सीसी रोड है, उससे भी किनारे किनारे कहीं कहीं पर क्रैक दिख रहा है। और मुझे लगता है कि इसके लिए प्रशासन को सामने आना चाहिए और किसानों को जो क्षति हुआ है उसको मुआवजा देना चाहिए। कल मुझे जानकारी मिली कि छिछली ग्राम पंचायत के चरका घाट मोहल्ले में कुछ किसानों का ज़मीन जो है भूस्खलन के कारण काफ़ी ज़मीन धंस गई है। तो मैं जानकारी मिलने के साथ तत्काल मैं मौके पर पहुंचा। एसडीएम महोदया भी वहां पर थे और लगभग 5 एकड़ ज़मीन जो है वहां पर 10 से 20 फीट तक धंस चुकी है, जिसमें एक जंगल राम नाम का एक किसान है
जिसका 2 एकड़ ज़मीन जो खुद का उसका बटे का ज़मीन है, जिसमें धान का फसल लगाया था वो पूरी तरह से धंस चुका है। इसमें एसडीएम महोदय के निर्देश के अनुसार आसपास के एरिया में लोगों को जाने हेतु वर्जित कर दिया गया है और जो नियमानुसार प्रकरण तैयार करके किसान को जो उसकी क्षति हुई उसका भुगतान की कार्रवाई एसडीएम महोदय के द्वारा की जाती। बस्तर विकास प्राधिकरण के संभागीय सचिव ने पखांजूर, कापसी, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर स्कूलों का दौरा किया। कोरोना काल के कारण 2 सालों से छत्तीसगढ़ के स्कूल बंद होने के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाई थी। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए थे, जिसके चलते 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए लक्ष्य डिजिटल ऐप की शुरुआत की गई है। इस लक्ष्य डिजिटल एजुकेशन ऐप से अभी तक 38,000 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। गरीब बच्चों को बस्तर विकास प्राधिकरण की ओर से मोबाइल देने की भी घोषणा की गई है। यहाँ डिजिटल क्लास जारी करें नहीं करें और कर दिए, फिर कहीं कोर्ट ने आदेश कर दिया रोको, ये वाली बात ये बस्तर विकास प्राधिकरण का एक सोच थी कि 2 साल बस्तर में और पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में बच्चे लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, चाह के भी शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, कहीं ना कहीं से सब परेशान थे। तो इसकी शुरुआत हमारे बालोद जिला में जो लक्ष्य डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हुई, वहाँ से पता चला कि लक्ष्य डिजिटल एजुकेशन की ऑनलाइन पढ़ाई बहुत सक्सेसफुल है। तो लक्ष्य डिजिटल एजुकेशन के लोग माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय जी से मिले जगदलपुर आकर, तो अध्यक्ष महोदय जी ने सीधे बोला कि आप 15 दिन काम करके दिखाइए, अगर आपका काम अच्छा होगा तो हम आगे इस चीज़ को विचार करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी को आपके कार्य पसंद आए, सब जगह से पॉजिटिव रिपोर्ट आया। बस्तर संभाग के जो आदरणीय हमारे बस्तर विकास प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं श्री लखेश्वर बघेल जी और हमारे संभागीय आयुक्त श्री GR चुरेन साहब का एक बहुत ही अच्छा सोच है और उस सोच को, उनके सपनों को साकार करने के उद्देश्य से पूरे बस्तर संभाग में जो 10वीं क्लास है और जो 12वीं बोर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से लक्ष्य डिजिटल ऐप एक प्रारंभ किया गया है और उसी के माध्यम से जो हमारे बोर्ड क्लास के बच्चे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब वो है। अब लेते हैं एक ब्रेक। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें VIP न्यूज पर। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब VIP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 28 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें रायपुर का भी एक मरीज शामिल है। इस दौरान एक भी मौत नहीं हुई है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना की तर्ज पर नॉन कोविड बीमारियों के नियंत्रण के लिए एक अलग सिस्टम बनाया जा रहा है। इसके तहत जिले या क्षेत्र में जहां जिस भी बीमारी का प्रकोप रहेगा उसका नियंत्रण और मॉनिटरिंग कोरोना की तरह ही की जाएगी।
आरएसएस की तुलना नक्सल संगठन से करने संबंधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसकी वैसी ही अभिव्यक्ति होती है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस के प्रति जो भावना व्यक्त की है वो मुख्यमंत्री की ओछी मानसिकता को दर्शाती है। जैसे जिसको संस्कार मिलते हैं उसी संस्कार के अनुरूप अभिव्यक्ति का तरीका उनका स्पष्ट होता है और मुझे लगता है कि आरएसएस के प्रति जो भावना व्यक्त की है, जो भाव व्यक्त किया है, ये मुख्यमंत्री की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। आरएसएस का संगठन देश में न केवल हर कठिन परिस्थिति में, वो बाढ़ हो, आपदा हो, तूफान हो, सबसे आगे पंक्ति में जो संगठन खड़ा रहता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और शायद भूपेश जी को नहीं मालूम, 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस की परेड में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया था और वो भूमिका थी 1962 के भारत और चीन के युद्ध के समय जो भूमिका रही आरएसएस का। भूपेश जी भगवा ध्वज को पैर में कुचलना और कुचलने के बाद जो व्यक्ति दुर्गेश उसको बचाने जाता है, ध्वज के लिए सामने आता है, उसको बेहोश होते तक मारना और उसके बाद 48 घंटे तक एफआईआर ना होना, ये बहुसंख्यक समाज को दबाने का षड्यंत्र कांग्रेस लगातार कर रही है। मदनपुर गांव से शुरू हुई हसदेव बचाओ पदयात्रा रायपुर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद टिकरापारा स्थित सभागृह में पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पदयात्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पदयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण संघर्ष है और साथ ही पर्यावरण की चिंताओं के संदर्भ में कोयला खनन को अत्यंत घातक भी बताया। उन्होंने हसदेव अरण्य को लेकर यह भी कहा कि ये माइनिंग के लिए नो गो क्षेत्र घोषित है, अतः इस अवधारणा पर अमल होना चाहिए। बटोए ले जाएं तो पहला मौला ले जाएं, फिर आप लोग करें। क्योंकि मैं मन से इस मुद्दे से जुड़ा रहा हूँ, नीतिगत तौर पे और मानवीय तौर पे, व्यापक तौर पे ये मेरी सोच रही है और उसी हिसाब से मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग कमज़ोर लोग हैं, जनप्रतिनिधि बड़ा कमज़ोर सा होता है, लेकिन फिर भी जो भी ताकत है आप लोगों के माध्यम से जितनी ताकत मिलेगी आप लोगों के साथ अवश्य पहल करेंगे। यहाँ सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, जन सहयोग लेते हुए आप लोग 300 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ते को यहाँ तय करके रायपुर पहुँचे हैं। आपकी सुनवाई हो, आपकी जायज़ मांगें जिन कानों तक पहुँचेंगी वो सुन समझ के उस पर कारगर कदम उठाएंगे। हसदेव अरण्य के क्षेत्र को, उसके बायोडाइवर्सिटी को, उसके पर्यावरणीय और वन्य संतुलन को बिगड़ने की संभावना जो कोयला खदानों के आवंटन में है उसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग का शुरू से ही ये मानना रहा है कि ग्राम सभा गांव के लोग जो तय करें उसके हिसाब से होना चाहिए। उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव डाल के या अन्य माध्यमों से इसकी अनुमति देके खदान नए नहीं खुलने चाहिए। और एक नो गो एरिया का कंसेप्ट जयराम रमेश जी जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली थी एक तरीके से कि ये नो गो एरिया उन्होंने परिकल्पित किया था कि यहाँ तक, अब इसके आगे अनुमति खदानों को नहीं दी।
प्रदेश सहित राजधानी रायपुर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने तथा इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए रायपुर निगम प्रशासन की टीम लगातार कार्य कर रही है। इसके बाद भी शहर पॉलीथीन के कचरे से पटा हुआ है। शहर के बाजारों में पॉलीथीन खुलेआम बिक रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए अब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा चालान की कार्यवाही शुरू की गई है। कार्यवाही की जानकारी देते हुए नगर निगम सहायक स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणिग्रही ने बताया कि प्लास्टिक के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है और अब तक लगभग 2 लाख चालान किए जा चुके हैं। देखिए, कार्यवाही तो जो है हमारा विशेष अभियान के तहत भी चल रही है और लगातार चल रही है। लगभग 2 लाख जो है हमने लगाया हुआ है और विगत अगर 15 दिन की बात करें तो लगभग हमने 4-5 ठेकेदारों के ऊपर 15,000, किसी के ऊपर 10,000, ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। और 65,000 प्लस 30,000 का हमने अभी लगाया है जुर्माना। रिसेंटली भी गंदगी पर पॉलीथीन अगर बैन है, कोई जला रहा है या फिर नो मास्क पर या किसी होटल में गंदगी पाई जा रही है तो उस पर भी लगातार हम उस पर फाइन कर रहे हैं। बदलाव आ रही है, निष्ठा में उपस्थिति सुधर रही है, सफाई कर्मचारी समय पर आने लगे हैं। 7 घंटे का काम करने का जो है कम से कम 6.5 घंटा काम करके जा रहे हैं और लगभग उपस्थिति 100% तो नहीं कह सकते बट 85% सुधर चुकी है हमारी। थोड़ा सा तो है वो सब चीज़, लेकिन आई विल मैनेज इट। मैं इतनी वो नहीं हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और सही इरादे से काम कर रही हूँ। और जो भी आयुक्त साहब और माननीय महापौर महोदय के जो निर्देश हैं और हमारे MIC सदस्य नागभूषण राव जी, जिनके निर्देशों का ही मैंने पालन किया है और लगातार जारी है। किसी के दबाव में आकर के मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं रुकेगी, लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। जहाँ मुझे सफाई में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े वहाँ मुझे बर्दाश्त नहीं है और वो लगातार कार्रवाई हमारी अभी जारी रहेगी। अंबिकापुर के महिंद्रा शोरूम के पास उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक एक अजगर सांप जंगल से भटकता हुआ आ गया। लोग अजगर को देखकर भयभीत भी हुए, लेकिन लोगों द्वारा उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को वहां से निकालकर जंगल में वापस छोड़ा गया। ये सांप भैया हम लोग पकड़े थे इसको महिंद्रा शोरूम जो है वहाँ से, महिंद्रा शोरूम से अपन सांप को पकड़ के एक बोरा में डाल के उसको छोड़ने के लिए जंगल में ले गए थे। तो जैसे छोड़े उसे वहीं बगल में मेरा बाइक खड़ा था, ये मेरी बाइक है। तो ये बाइक में अचानक वो घुस गया और घुस के इस तरह से लपटा गया उसमें कि फिर उसके बाद हम लोग करीब 2 घंटे मशक्क़त करने के बाद बहुत मुश्किल में जाके अजगर निकला। फिर उसको हम जाके जंगल में छोड़ दिए सही सलामत। नहीं, किसी को जनहानि नहीं हुआ, ना सांप को भी कोई जनहानि नहीं हुआ। सांप का भी ये काफ़ी बड़ा था, देख सकते हैं जिस प्रकार से आप वीडियो में कि काफ़ी बड़ा सांप था। बस्तर दशहरा रथ को बनाने में इस्तेमाल हुए पेड़ों की कटाई की भरपाई के लिए 4 गुना ज्यादा नए पौधे लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में बुधवार को 2 अलग अलग कार्यक्रमों में साल व अन्य प्रजाति के 500 पौधों का रोपण किया गया। बस्तर दशहरा के लिए इस बार 4 चक्कों का काष्ठ रथ तैयार किया गया है। इसके लिए इस साल 54 पेड़ काटे गए हैं। दशहरा समिति के निर्णय के मुताबिक हर साल काटे गए पेड़ों के बदले 4 गुना ज्यादा नए पौधों का रोपण किया जाना है। इसी कड़ी में दरबा बाजार में साल के पौधे लगाए गए। बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष व सांसद दीपक भेज ने पेड़ों की कटाई को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बड़े रथ के निर्माण में लगभग 100 पेड़ काटे जाते हैं। पिछले 700 वर्षों से लकड़ी के रथ का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन पहली बार काटे गए पेड़ों की जगह क्षतिपूर्ति के रूप में नए वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। चूंकि जंगल लगातार नष्ट हो रहे हैं, इसलिए भरपाई भी जरूरी है। परंपरागत रूप से जब भी दशहरा बस्तर में बनता है तो लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं, जिससे कि कुछ चिन्हित जंगल है जहाँ से वो लकड़ी आती है। तो हर साल इसकी लकड़ी की कटाई होती थी। पिछले साल से ये मांग उठने लगी कि जो लकड़ी की कटाई हो रही है उसके विरुद्ध अफॉरेस्टेशन भी किया जाए, नए पौधे लगाए जाएं। दशहरा समिति ने इसका सकारात्मक रूप से संज्ञान लेते हुए पिछले वर्ष निर्णय लिया था कि जितने पौधे कटेंगे उससे 4 गुना से ज़्यादा पौधे हर साल लगाए जाएंगे। उसी तारतम्य में इस साल हम लोगों ने दरभा में और मारखेल में आज पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है। सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने ब्राउन शुगर और हेरोइन की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 तस्करों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की कीमत की ब्राउन शुगर और हेरोइन बरामद की है।
सरगुजा पुलिस ने नवा अभियान जो है नशा मुक्ति कार्यक्रम शुरू किया था, उसके तहत हम लोगों को एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। हम लोगों को एक सूचना मिली थी रसेलेक का निवासी अंबिकापुर, ये जो है नशे का सामान का लेन देन करने वाला है प्रतापपुर नाका शिवधारी कॉलोनी में अंबिकापुर में ही। हमने उनको एनडीपीएस एक्ट के अंदर में जो भी हमारे मापदंड होते हैं, कार्रवाई के जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसके मुताबिक जो है इसका घेराबंदी किया गया। घेराबंदी करने के बाद हम जो इस लेन देन में शामिल होने वाले लोग थे उनको पकड़ा गया। उसमें समझ में आया कि मृत्युंजय गुप्ता जो झारखंड का निवासी है, उसके पास से हम लोगों को 100 ग्राम जो है ब्राउन शुगर मिला है। गीता सुनी रहने वाली सासाराम की है, उसके पास से हम लोगों को 500 ग्राम ब्राउन शुगर और 110 ग्राम हीरोइन मिला था। हसदेव अरण्य क्षेत्र के बचाव हेतु निकाली गई पद यात्रा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे आदिवासियों से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब तक आदिवासियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। गौरतलब है कि सीएम बघेल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। इस बयान में डॉक्टर रमन सिंह सीएम भूपेश बघेल को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि वे आदिवासियों की बातों को सुनें। वहीं वनवासियों की मौत को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। ऐसा दरबार है जहाँ कोई पहुँच ही नहीं पाता। आदिवासी जब समूह में उनके संगठन समय मांगने आते हैं तो उनको धक्का मार दिया जाता है। उनके साथ कभी कोई चर्चा करने के लिए मंत्री नहीं जाता। सिलगेर की घटना में सरकार की उदासीनता, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि कभी कोई उनका 3 लोगों की गोली से वनवासियों की मौत होने के बाद भी कोई ना उनको मदद मिली, ना कोई जांच हुआ। और आज पूरे वनवासी क्षेत्र में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। इनकी बात सुने तो करना नहीं करना। 5th शेड्यूल के लिए यदि कहीं नाराजगी है तो उसको सीएम की जवाबदारी है कि पूरी बात को सुनना चाहिए। धर्मांतरण मामले में पुरानी बस्ती थाने और मोवा में हुए विवाद के बाद पुलिस अलर्ट हुई है। शहर में होने वाले सभी प्रार्थना सभा स्थलों और चर्च की सूची तैयार की जा रही है। इस सूची में करीब 65 स्थल चिन्हांकित किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों द्वारा नशे का काला धंधा लगातार चलाया जा रहा है और पूरे शहर में नशे का बोलबाला हो गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी लगातार नशे के सौदागरों पर कार्यवाही कर रही है। रायपुर पुलिस ने गांजा तस्करी में लिप्त कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 किलो गांजा भी बरामद किया है और उसके विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास में गांजा मिला है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस में बस्तर तरफ से लेके आ रहे थे 10 किलो गांजा और यूपी वगैरह कहीं लेके जाने वाले थे। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो 10 किलोग्राम गांजा मिला है। बस में ये लोग लेके जा रहे थे बिक्री करने के लिए और इसमें जब्त कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीआईपी न्यूज की खबरें विस्तार से देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.jandhara24.com और सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल जनधारा 24।